अमित, गुड ओके, इवनिंग, ओके, गुड नमस्कार। इवनिंग सर। सर, मेरा सवाल यही है कि आर्मी चीफ ने, जनरल साहब ने ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 स्टिल ऑन, और ये अस्थायी एक तरह का विराम है, और हम चीन पाकिस्तान से डबल फ्रंट वॉर के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हमारी जो नेवी है, जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, दे ऑल प्रिपेयरिंग फॉर इट। अमित, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं सबको शुभकामनाएं। सर। और डॉक्टर विपुल सुनील साहब को बधाई देना चाहता हूं, उनका जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। मेरे विचार के मुताबिक ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है। हम्म। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। हम्म। क्योंकि आम आदमी को बहुत कुछ चीजें पता नहीं चलता है, देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई आईएसआई का मॉड्यूल बस्ट हो रहा है, कोई लश्कर ए तोयबा, कोई जैश ए मोहम्मद। सबसे बड़ी, मैं मेरे सोच विचार के मुताबिक, ये जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुई है, उस इलेक्शन में ये जो जमायती इस्लाम का जो फुटप्रिंट है, ये एक ट्रेडिशनल परसेंटेज के हैसियत से अगर देखते हैं, ये बहुत मात्रा में है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ है। वो जमायती, वही जमायती जमायती मतलब ये पाकिस्तान पाकिस्तान का जो नुमाइंदे है, वो बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के अंदर घुसे हुए हैं। और पाकिस्तान को चाहे कितने बार आप जीत लेते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीत लेती है, वो पाकिस्तान को हजम नहीं होता है, बल्कि उल्टा वो कहते हैं और ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि हर लड़ाई में वो जीते हैं। यानी कि एक सरल स्टेटमेंट में दूंगा कि कोई भी जीत की कोई प्रोजेक्शन या पॉइंट अगर आप हकीकत को पेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये डबल डाउन करके उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये अगर इतिहास के पन्ने को आप अगर स्टडी करेंगे, तो ये जो पहलगाम के बाद, पहलगाम कांड के बाद ये जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, सबको मालूम है, पूरा दुनिया में कोने कोने तक ये सबको पता चल गया है कि किस किस्म की लड़ाई और उसका नतीजा क्या था, और क्या नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को। और चाहे वो माने या ना माने, उनका स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सक्सेस हो सकता है, लेकिन हकीकत सबको पता है। और उन्होंने जिद करके बैठे हैं। खास तौर पे इसमें काफी सारे पहलू हैं, समय कम होने के नाते मोटा मोटा मैं बोलता हूं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है 27, ये एक अनोखा किस्म का अमेंडमेंट, जो कि मुनीर साहब को ये एक लाइफ टाइम एटर्नल उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको इंसुलेट करता है फ्रॉम इम्पीचमेंट, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, कोई भी चीज के लिए। ये एक बहुत बड़ा चीज है। जब चाहिए वो, जब जो मर्जी होता है वो कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मुनीर साहब के हाथ में अभी ऐसा टूल्स हैं जो उनके फायदा के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, मैं मोटा मोटा कहना चाहता हूं कि जैश ए मोहम्मद का जो विमेन विंग है, ये विमेन विंग पिछले साल, 1.5 साल के अंदर या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये रेज हुई है। और विमेन विंग का, मेरे खबर के मुताबिक, ये हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल तक पहुंच चुके हैं, हम्म। बांग्लादेश होते हुए। तीसरा चीज, आप अगर जमायती इस्लाम की बात करते हैं, उनका जो मेन हेडक्वार्टर एक है कराची में। कराची का जो काफी सीनियर लीडर है डॉक्टर सिमा मलिक, इनका कुछ दिन पहले 10 मई को, इफ आई रिस्पेक्ट माय मेमोरी, 10 मई को उन्होंने लैंड किए थे ढाका में। उसके बाद जमायती ग्रुप्स के साथ मीटिंग किए हैं, और सुनने में मिला है कि रोहिंग्याज और बहुत सारे फोर्सेस हैं, उनके साथ उनका साक्षात हुआ है। और ये सारे चीजें मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपके चैनल में मैंने एक बार कहा था कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 अल्फा एब्रोगेट होने के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब मिस्टर कुरैशी चाइना गए थे 9 अगस्त को। 2 दिन तक रहे। चाइना के जितने सारे रेलिवेंट और मेन मेन उनके जो लीडर्स हैं हायरार्की में, उनके साथ कंसल्टेशन करके एक काउंटर स्ट्रेटेजी को शेप दिया गया था। वो काउंटर स्ट्रेटेजी का एक पहलू था कि रिवाइवल ऑफ प्रॉक्सी वॉर साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, जो कि पुंछ से लेके रजौरी, फिर उसके बाद कठुआ और आगे तक डोडा किश्तवाड़ होके फिर अंदर श्रीनगर वैली तक पहुंचने की कोशिश की। दूसरी बात, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ जो शुरू हुआ था उस समय का, आप अगर ध्यान लेंगे गलवान में जो हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद
उन्होंने ये एक्सटेंडेड स्टैंड अप जो है अभी तक बंद नहीं हुआ है, चलते जा रहा है। और तीसरा चीज, मणिपुर का जो बर्निंग इंसिडेंट, जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये सारी चीजें अगर मिलाते हैं तो ये सीधा निचोड़ आ जाता है कि आपका 19 जून 2025 को कुनमिंग में एक मीटिंग हुआ था, उसमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिशियल्स को इकोनॉमी का एक खाका देते हुए, कोलाबोरेटिव एफर्ट बुलाते हुए वहां पे मीटिंग किया गया था। उस मीटिंग के तहत बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। बांग्लादेश का टीम चाइना में गया है, चाइना के टीम बांग्लादेश में आ रखा है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से पुर्जे हथियार वगैरह सपोर्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट जेट 10 के बारे में सुनने मिला, वो भी सप्लाई करने का कुछ बातचीत चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टर्की और जो कतार है, ये दोनों देश जी। मिलके यहाँ पे एक डिफेंस इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, प्लस मदरसा में गर्ल स्टूडेंट्स को किस तरह उनको शिक्षा दिया जा सकता है, मदरसा उनका जो रिलीजियस ट्रेनिंग है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, पैसा दे रहा है कतर, टर्की उसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो सारे एकदम मिक्स्ड अगर आप देखते हैं सिग्नेचर्स आ रहे हैं, प्लस यूएस, तीन स्पेयर जो है वहां पे एमर्ज जो है बांग्लादेश में, एक है चाइना का, दूसरा है यूएस उसको धकेल के बाहर निकलना चाहता है, और तीसरा जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, डेमोक्रेसी रिवाइव होने के बावजूद भी इसकी जो बढ़ावा हो रहा है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और साथ ही चाइना जो एग्रेसिव सब स्टेप्स ले रहे हैं, साउथ चाइना सी में हो, रीनेमिंग ऑफ लोकेशन हो अरुणाचल प्रदेश या इंडियन ओशन रीजन में, स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो, वेस्ट एशिया की तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान के चारों तरफ ये जो आप कहते हैं रिंग ऑफ फायर या जो भी नाम से आप पकड़ना चाहते हैं, या स्ट्रेटेजिक एनसेटलमेंट, ये काफी एक नाजुक स्थिति पर आ चुका है और हिंदुस्तान का इंटरनल स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है। ऑल राइट सर। अब आपको आने वाले समय में ये और बढ़ती हुई इंटेंसिटी और एनॉर्मिटी बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए चीफ साहब कह रहे हैं कि ये कन्वेंशनल लड़ाई नहीं, सिर्फ फौज या सिक्योरिटी अपैरेटस नहीं, जी। बल्कि सारे हिंदुस्तानियों को मिलके आपको सही कदम सही समय पे आगे की तरह रखना है, पूछना है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, ना देश मेरे लिए क्या कर सकता है। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं रमेश कुमार जी के पास जाऊँ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, हसाम दुरानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है और इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कई मरतबा बयान दे चुके हैं। क्या पाकिस्तान इस बयान को एक थ्रेट की तरह देखता है? देखिए, अपना अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक दिया है, और अगर उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। देखिए, वो बीइंग एन आर्मी चीफ, उनका काम क्या है, उन्होंने अपनी जो फोर्सेस है उसका मोरल जो है बड़ा हाई रखना है। और ये किस तरह पॉसिबल है कि आप कोई भी अगर कोई आर्मी चीफ हो, जैसे अगर मैं आसम मुनीर की बात करता हूँ, या जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, या ईरान का आर्मी चीफ है, या इराक का आर्मी चीफ है, या भारत का आर्मी चीफ है, क्या वो कभी इस किस्म की बात करेगा जिससे कि उसकी फोर्सेस का मोरल डाउन हो? क्या वो इस किस्म की बात करेगा कि उससे उसकी आवाम का, जिस मुल्क की या जिस कौम की को रिप्रेजेंट वो कर रहा है, बतौर एक जंगजू के, बतौर एक लड़ाके के, क्या उसका मोरल का वो डाउन करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ, दूसरी बात, ये जो उन्होंने बात कही है कि हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो जग जाहिर बात है कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके बाद फर्दर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए, ये आपका इंटरनल इश्यूज हैं अपना। ये जो भी यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हुई है कि चाइना के साथ का आपका अपना क्या मसाइल चल रहे हैं, आपका बांग्लादेश के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं, आपके फलाने के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं, ये इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, ये बेसिकली एक एक जाल बुना जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि एक टेलरिंग हो रही है, एक प्रोजेक्ट को सामने लाने के लिए, या एक किसी चीज को साबित करने के लिए कि हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा ही था, और हमने क्योंकि ये हुआ है लिहाजा अब हम ये करेंगे। देखें, लड़ाई जो है वो किसी तरह से भी किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब मसलत हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि उससे हटना नहीं चाहिए। और आप अगर बात करते हैं कि अपना टू की, जो आपका सिंदूर टू है, देखें, सिंदूर वन हो या सिंदूर टू हो, हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की जानब से ये कहा जाता है कि जी हमने ये कुछ कर दिया,
ठीक है, हम उसको मान लेते हैं। भारत की जानब से ये कहा जाता है कि जी हमने ये कर दिया, ठीक है, हम उसको भी मान लेते हैं। देखिए, हमें ज्यादातर हमारे पास जो खबरें आएंगी बतौर पत्रकार, अगर मैं बात करूं, जैसे आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास जो खबरें आएंगी, आपके जो सोर्सेज होंगे, सबसे सबसे पहले जो होगा आपका जो स्टेट होगा, आपकी जो रियासत होगी, आपका जो हुकूमत होगी, वो आपकी प्रायोरिटी है। और उसके बाद फिर बाकी चीजें होती हैं। इसी तरह मेरे लिए भी है, मेरी स्टेट है, मेरी जो गवर्नमेंट है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें चलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है कि अगर मैं अल जजीरा की एक रिपोर्ट की बात करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे ये बड़े सीनियर जो हमारे बैठे हुए थे, मेजर जनरल साहब बैठे थे, इन्होंने बात की है। मैं बड़ा इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं। लेकिन उसमें जो चीज मैं कहता हूँ, अल जजीरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक है, हाउ इंडियन पीएम मोदी एफर्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान बैकफायर्ड। ये देखें, अगर अब 2011 से अगर मैं लेके चलता हुआ आ रहा हूं, तो चीजें जो है बैकफायर क्यों हुई हैं, ये मुझे मैं इसकी किसी तह में जाना नहीं चाहता। उसके बाद जैसा भी यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिल रहा हुआ है, चाइना जो है, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिला हुआ है। चाइना जो है वो बिट्रे कर रहा है, किसको? भारत को बिट्रे कर रहा है। तो ये आपकी उनके साथ इश्यूज है ना, उसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अमेरिका आपको उस तरह की चीजें नहीं दे रहा, या उस किस्म का ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो कि एक वक्त में पहले थी, जो कि मोदी साहब को वो रिस्पेक्ट देता था, मोदी साहब को साथ बैठ के वो चाय पीता था, या व्हाट्सोएवर, यानी कि वो मोदी साहब जो थे बड़े खुशी से बताया करते थे कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो अगर वो अब अपनी दोस्ती नहीं निभा रहा, या वो इस काबिल नहीं समझ रहा भारत को या मोदी साहब को, तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर कुछ आपके इंटरनल इश्यूज होंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं, कुछ चक्की खराब होती है, कुछ दाने खराब होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए होता है। देखिए, हर जगह के ऊपर पाकिस्तान का कसूर नहीं होता, हर जगह के ऊपर पाकिस्तान के मसाइल नहीं होते। हाँ, आपने ये कहा कि जी हमने कश्मीर के अंदर फलां 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 जगह पे हमला कर दिया, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता, आपने हर चीज तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो इस वक्त चीजें मिल रही हैं, जो मुझे पता लग रही हैं, या आप खुद देख रहे हैं, अभी यहाँ पे जो जो कंसर्न यहाँ पे शो किया जा रहा है, आप गुफ्तगू की तरफ, बड़ी बहुत अच्छी और बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई है। लेकिन अगर आप इन सारी गुफ्तगू को कंपाइल करें, तो उसका जवाब ये निकलता है कि भारत जो है इस वक्त वो एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, या आइसोलेशन जो है वो भारत के ऊपर इम्पोज की जा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों के बारे में, या आप लोग जो है ये फियर आप लोगों के अंदर आए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक एक तगड़ी कौम है, भारत एक तगड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, आपकी आपकी जी। इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, आपकी हर चीज बहुत बड़ी है। हम्म। लेकिन काइंडली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मेरा ख्याल है कि अगर आप और मैं, अगर मैं जैसा अभी जनरल साहब यहाँ बैठे हुए, अगर मैं इनसे बात करता हूँ, तो मैं इनको एक बात कहूंगा, सर अगर ऐसे मसाइल हैं, को यकीनी तौर पे आप और मैं, हम दोनों आपस में बैठेंगे, सिर जोड़ेंगे, और हम उन मसाइल को पॉइंट आउट करेंगे, उन पर टिक करेंगे कि कौन से ऑल ऐसे राइट मसले दुरानी जिसकी साहब, वजह से ये पॉइंट सारी टेकन, चीजें आती पॉइंट हैं। टेकन, पॉइंट टेकन। ठीक है डॉक्टर रमेश, क्या सच में भारत को आइसोलेशन का डर सता रहा है? आपको भी ये लगता है? क्या भारत इज नॉट डूइंग गुड वेल इनफ? अमित, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने